Hello everyone, this is Salma Akhtar and welcome to your chemistry classes. Today we are going to start our second lecture of the chapter D and F block elements. In the last class we have discussed the general introduction of the D and F block elements, why they are called as transition elements. Now today we will discuss the general properties of the D block elements. अब जनरल प्रॉपर्टीज में देखो, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज में उसकी मेटालिक कैरेक्टर आ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, एंड देन हम लोग की आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ आ जाएगी हम लोग की जनरल में. फर्स्ट है, देखो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखेंगे तो मेटालिक जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहले तो ये कि दे आर मेटालिक इन नेचर. ठीक है, ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से दे शो मेटालिक कैरेक्टर और इजीली क्या कर सकते हैं, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई दे शो मेटालिक कैरेक्टर. फिर उसके बाद में इनकी जो दे आर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं है. ठीक है, दे आर transition metals with the exception of the zinc, cadmium and mercury are very much hard and have low volatility. ठीक है, जिसका नेचर जो है इजीली वोलाटाइल नहीं हो सकते हैं वो. ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का. एंड देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं कि दे हैव वेरी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. पैरामैग्नेटिक, ठीक है, अभी यहाँ पे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे एक एक करके. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं. लेट अस कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आवर मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे कि मेल्टिंग पॉइंट एज वी कैन सी इन द ग्राफ से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रही है. ठीक है, और यहाँ पे है ये जो ट्रेंड शो कर रहा है, हमें दिखा रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का शो कर रहा है. अब देखो यहाँ से हम लोगों का ये 3D सीरीज है, दिस इज आवर 3D सीरीज. अब तक तो समझ गए होगे ना 3D 4D सीरीज कौन कौन से है. 3D सीरीज है, दिस इज योर 4D सीरीज एंड दिस इज योर 5D सीरीज. ठीक है, 3D सीरीज स्टार्ट हो रही है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल. ठीक है, फिर एंड देन कॉपर. ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है. जिंक को हम कंसिडर ही नहीं करते उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में. तो देखो ये ट्रेंड जरा देखो, ट्रेंड कैसे शो कर रहा है. ये जब हम जा रहे हैं टाइटेनियम से हम वैनेडियम की तरफ जा रहे हैं, स्कैंडियम. ठीक है, एकदम इनिशियल यहाँ पे स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मैंगनीज. क्यों मैंगनीज यहाँ पे क्यों आ रहा है? एज वी मूव, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ तक तो ग्राफ ऊपर गया, यानी कि स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्कैंडियम की बात करें, टाइटेनियम की बात करें, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की बात करें, देन क्रोमियम की भी बात करें ले. ठीक है, सबकी हम जब बात करेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रही है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से इनकी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, इंक्रीजेस. ठीक है, स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन क्या है, D1. टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D के रेस्पेक्ट में से बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर वैनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D3. क्रोमियम क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम का भी D5 है, D4 नहीं है. ठीक है, फिर जैसे ही मैंगनीज में आ रहे हैं
मैंगनीज में जब जैसे ही आते हैं, मैंगनीज है D5, एक चीज़ यहाँ पे चेंज है, मैंगनीज यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक तो हम लोगों का एटॉमिक ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही D5 में आए एटॉमिक जैसे एटॉमिक नंबर हम लोग मैंगनीज तक पहुंचे, यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का, ये डिक्रीज करने लगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है और नॉर्मली हम लोगों का एटॉमिक नंबर D1 D2 D3 D4 D5, लेकिन मैंगनीज पे जैसे ही पहुंचे, मैंगनीज पे मेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है 4s2 एंड 3d5 विच इज़ वेरी स्टेबल एंड इट डजेंट हैव यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। किसी भी चीज़ की मेल्टिंग पॉइंट, एक हम न्यू स्लाइड ले लें सो डैट इजीली समझ में आ जाए। ना जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, हम बात करेंगे, हम अपने ओके जब हम बात करेंगे किसी भी चीज़ की मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हार्डनेस की जब हम बात करेंगे कि कोई कंपैरिजन करेंगे केमिस्ट्री में, हार्डनेस की हम बात करेंगे, ठीक है, हार्डनेस की हम बात करते हैं तो कंपैरिजन करेंगे तो वो हार्ड उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा जब उसके पास नंबर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक ठीक है। हार्डनेस यहाँ तक मेजर करेगा, हार्डनेस कब वो शो करेगा, जब उसके पास मेटालिक बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तभी वो शो करेगा हार्डनेस, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्डिंग क्योंकि मेटल्स है तो अपने आप में तो उनके पास मेटालिक बॉन्डिंग तो वो शो करेगा ही। हम बात करेंगे यहाँ पे, विल टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग तब आएगी, रिप्रेजेंट करेगा व्हेन इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग वो शो करेगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, the number of unpaired electron increases, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा हार्ड होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहां से बात समझ में आ रही है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सब्सटेंस उतना ज्यादा हार्ड होगा। और हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इट मीन्स, अब देखो रिलेशन जोड़ लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, ये रिलेशन बनकर आएगा ना, कोवेलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो हार्ड होगा, और जितना ज्यादा वो हार्ड होगा उतना ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ये तो हम लोगों का ये रिलेशन समझ में आया। अब इस रिलेशन के बाद में हम लोग एक चीज और देखेंगे, यही से हम लोग दूसरा अपना देख लेंगे, दैट इज आवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर होगा तो वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सबसे ज्यादा इंक्रीज कर, हम यहाँ पे क्या देखे हैं कि D1 कन्फिग्रेशन में कम है, D2 में, फिर D3 में, फिर D5 में,
फिर उसके बाद में यहाँ तक आया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। जैसे ही इंटर कर जाते हैं मैंगनीज में, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फिनिश हो जाते हैं। और ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ अनपेयर, यहाँ तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करी यहाँ तक, और जैसे ही मैंगनीज तक पहुंचे वो मैंगनीज क्या हो गया, डाउनवर्ड लेके चला गया। फिर उसके बाद में D6 कन्फिग्रेशन से फिर मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लगा। चलो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है, यहां से देखो, देखो स्कैंडियम में, देखो स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड ही तो हुआ ये, ठीक है। टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक यहाँ। वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम देखो एक्सेप्शनल केस हो गया स्टेबिलिटी की वजह से, तो कितना हो गया ये, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये 4s1 में भी, और यहाँ पे भी इसके पास क्या हो गया, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, और यहाँ 6 अनपेयर्ड इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दैट्स वाई क्रोमियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू द 3D सीरीज, ओवरऑल 3D सीरीज में, ठीक है। फिर जैसे ही मैंगनीज में आ रहे हैं, मैंगनीज में आ रहे हैं, अब तो ये मैंगनीज, ये तो D5 कन्फिग्रेशन तो शो तो हो रहा है, 5 हमें दिख तो रहा है, बट ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये भी तो पता है ना। D5 जो है हम लोगों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। स्टेबिलिटी की वजह से तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था, जिसकी वजह से ये क्रोमियम जो है अपना D5 कन्फिग्रेशन हो गया है, अदरवाइज होना क्या चाहिए था, D4 कन्फिग्रेशन, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला आता और ये हो जाता है D5 कन्फिग्रेशन। तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज में यहाँ पे 4s2 में तो कंप्लीट डी शेल है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाता है, अगर हम उसमें देखें अपने इसमें, तो मैंगनीज कहाँ चला जाता है, मैंगनीज हम लोग का हो जाता है डिक्रीज कर जाता है मेल्टिंग पॉइंट। फिर से देखो क्रोमियम से फिर से इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, क्रोमियम से, कॉपर से, फिर उसके बाद में निकल से। यहाँ पे दूसरी रीजन आ जाती है हम लोगों की इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन रीजन आ जाता है, रिपल्शन की वजह से अब यहाँ पे हम लोगों का डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड्स प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो मेल्टिंग पॉइंट में ये ट्रेंड्स देखा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स है ना, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एंड ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, समझ में आया। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये ओवरऑल रीजन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है, ये हो गया, कम टू द नेक्स्ट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी यहीं पे देखो कि ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी याद है क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम को ब्रेक करने के लिए, न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट करने के लिए, आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग कहते हैं, इस एनर्जी को ही कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी ट्रेंड देख लो, ये हम लोगों का है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सेम ऑलमोस्ट उसी तरीके से है कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रही है और हम इजीली तोड़ ले रहे हैं। और यहाँ पे जो जैसे ही हम मैंगनीज पे पहुंच रहे हैं, मैंगनीज क्या हो गया है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और विच वी कांट ब्रेक इनटू इट्स आयन, और नहीं तोड़ पाते, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लीस्ट चली जाती है। और ये हमें अब तक ये समझ में आ गया कि ये 3D सीरीज है, दिस इज 4D सीरीज, और ये जो रेड लाइन जा रही है वो हम लोग की 5D सीरीज की है, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। एंड आफ्टर देन एटॉमिक रेडियाई पे आते हैं। एटॉमिक रेडियाई देखो, एटॉमिक रेडियाई हम लोग देखेंगे कि अगर तो किस तरीके से जा रहा है, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग इसका ट्रेंड जा रहा है। एज
यहां से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ से देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, बट साइज क्या हो रही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जरा राउंड सा फिगर जा रहा है, फिगर हम लोग का जा रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, देन क्रोमियम, यहां से ट्रेंड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डिक्रीज कर रही है, फिर उसके बाद में निकल, कॉपर, जिंक से फिर क्या हो रहा है, ये ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये हम लोगों का इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे भी वही शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट वही रीजन यहां पे भी आता है हम लोगों का, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रही है, शील्डिंग इफेक्ट डी ब्लॉक की जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है बहुत पुअर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे जैसे हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट हो रही है वो भी इंक्रीज कर रही है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको कहते हैं ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करने की वजह से वो जो न्यूक्लियस है वो बाहर के वैलेंस शेल को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रख रहा है, और इसी वजह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के बाद भी वो एटॉमिक साइज जो हो रही है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। और यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहाँ पे साइज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो नॉर्मल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है, ये याद रखो, और स्कैंडियम की +3 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि बाहर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, तो नॉर्मली जितने भी होते हैं 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रेजेंट है, वो 4s2 है, 4s2 है, तो 4s2 हर जगह निकल जाता है, तो नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 फॉलो करता है, लेकिन स्कैंडियम क्या शो करता है, फॉलो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वो D1 भी निकाल देता है और D4s भी निकाल देता है, ठीक है, दैट्स वाई। और उसके बाद में कुछ हम लोग के पास एक जो ये डिटेल लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लो और ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।